हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी मोशन की जो तीसरा पार्ट है इसमें। तो हमने मोशन में इससे पहले 2 वीडियो डाल दी थी और उसी में ही हमारा जो जो टॉपिक है आज बल के प्रकार है। जिस हमने इससे पहले बल के बारे में पढ़ लिया था और जो बल गति के जो 3 नियम आते हैं उनमें जो पहला नियम है वो बल की परिभाषा को प्रदर्शित करता है और जो द्वितीय नियम है वो बल के गणितीय रूप को प्रदर्शित करता है और जो हमारा तीसरा नियम होता है वो गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो इसमें हम बल के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो पहला बल होता है वो गुरुत्वीय बल होता है जिसे हम Fg से प्रदर्शित करते हैं। जो गुरुत्वीय बल होता है यह एक प्रकार का हमारे पास आकर्षण प्रकृति का बल होता है। यह दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला एक आकर्षण बल होता है। यह बल प्रत्येक द्रव्य में उपस्थित होता है बेशर्त कि उस वस्तु का द्रव्यमान होना आवश्यक है। जो गुरुत्वीय बल है यह m1 व m2 की हमने दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को r दूरी पर रखा हुआ है। तो जो m1 वाला भाग है इससे जो बल लगेगा वो m2 की ओर लगेगा, जबकि जो m2 द्रव्यमान वाला जो भाग है उसका जो बल लगेगा वो m1 की ओर लगेगा। तो यह हमारे पास क्या होगा, आकर्षण प्रकृति का बल होता है। और ये जो गुरुत्वीय बल होता है यह दोनों द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा जो m1 व m2 के मध्य की दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया है। तो Fg समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हम जब समानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे तो हम एक नियतांक कांस्टेंट राशि रखेंगे। तो हमने यहाँ पर समानुपाती नियतांक को हटाकर एक नियतांक g रख दिया है। g हमारे पास गुरुत्वीय नियतांक होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो बल होता है बल का फॉर्मूला जो गति के द्वितीय नियम से आता है F बराबर mg होता है। जो गुरुत्वीय नियतांक की हम बीमा यहाँ से निकाल सकते हैं या गुरुत्वीय नियतांक का जो मान होता है वो हमारे पास 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। यहाँ हम इसके जो गुरुत्वीय बल आया है इसके फॉर्मूले से इसकी जो यूनिट मात्रक होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है तथा जो दूरी होती है उसका जो हमारे पास मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तथा जो द्रव्यमान होता है यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान m1 व m2 है। तो हमने इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास kg स्क्वायर आएगा। गुरुत्वीय नियतांक की जो बीमा होती है वो m इनवर्स L3t-2 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसके बारे में देखते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण का जो हम इसका एक जो सूत्र है हम F बराबर mg रख के और F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर जब दोनों को हम बराबर कर देंगे बल वाले भागों को तो हमारे पास है g बराबर जी m अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। जो गुरुत्वीय त्वरण की जो मात्रक होता है वो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है और जो गुरुत्वीय त्वरण की जो बीमा होती है वो m0L1t-2 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है यह कहाँ पर अधिक पाया जाता है। तो
पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पाया जाता है, जिसका मान हम लगभग 10 मीटर पर सेकंड के बराबर मानते हैं। जबकि जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान केंद्र पर जो हमें पाया जाता है, वहाँ पर हमें इसका मान 0 पाया जाता है। जबकि जो चांद पर जो गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में हम यदि 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास चांद का गुरुत्वीय त्वरण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जो मंगल ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है उसका मान हमारे पास कितना आएगा। तो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, यदि उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मंगल ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। तो यदि आपसे कभी भी एग्जामों में पूछा जाए कि केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना पाया जाता है, तो केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 पाया जाता है। जबकि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान पाया जाता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या बराबर 10 मान सकते हैं। और यदि आपसे चांद पर पूछा जाए तो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास चांद का गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मंगल ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होता है, तो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है यदि उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मंगल ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जो बिंदु पर जी का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान सर्वाधिक होता है और सतह से ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है। तो जो सर्वाधिक जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि जो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों की तुलना में कम पाया जाता है। जबकि जो केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है वो सबसे कम पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सूर्य पर और पृथ्वी पर और मंगल ग्रह पर और चांद पर जो गुरुत्वीय त्वरण का जो बढ़ता हुआ क्रम है, तो वो सर्वाधिक जो गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है वो सूर्य पर पाया जाता है। इसके बाद जो गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है सूर्य से कम वो पृथ्वी पर पाया जाता है, तथा पृथ्वी के बाद इससे कम मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है, तथा जो सबसे कम पाया जाता है वो चांद पर पाया जाता है। इसके बाद हम अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि वह न्यूनतम वेग जिसकी सहायता से किसी वस्तु को उस खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल दे। तो हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि हम कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे आंधी आती है तो पॉलीथीन हवा में उड़ने लगती है, तो कभी कभी वो वापस नहीं आ पाती है वायुमंडल में, तो वह वायुमंडल से बाहर चली जाती है, तो वह क्या होता है, पलायन वेग होता है। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिसकी सहायता से किसी वस्तु को उस खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल दे, पलायन वेग कहलाता है। जो पलायन वेग होता है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो √2gr होता है। यहाँ पर जी हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण होता है तथा r हमारे पास रेडियस या त्रिज्या होती है। पलायन वेग का जो सर्वाधिक मान पाया जाता है वो ध्रुवों पर पाया जाता है। इसका जो मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है।
यदि आपसे कभी भी गुरुत्वीय या पलायन वेग का मान पूछा जाए कि कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसके बाद हम इनका जो बढ़ता हुआ क्रम है वो देखते हैं कि जो पलायन वेग है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। तो पलायन वेग सर्वाधिक सूर्य पर पाया जाता है, जबकि जो सूर्य के बाद जो कम पलायन वेग पाया जाता है वो पृथ्वी पर पाया जाता है, तथा पृथ्वी के बाद जो कम पाया जाता है वो मंगल ग्रह पर पलायन वेग पाया जाता है, और जो सबसे कम पलायन वेग पाया जाता है वो चांद पर पाया जाता है। इसके बाद इससे कुछ बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चांद पर जीवन संभव नहीं है, तो क्यों? तो इसका कारण है कि जो चांद पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। चांद पर गैसों की औसत गतिज ऊर्जा का मान पलायन वेग से भी ज़्यादा होता है, इसलिए चांद पर वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है, इसलिए चांद पर जीवन संभव नहीं है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान सबसे कम पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रक्षेपण केंद्र विषुवत रेखा पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका मान कम होता है। इसके बाद देखते हैं कि हम कक्षीय वेग क्या होता है। तो वह न्यूनतम वेग जिसकी सहायता से किसी वस्तु उस खगोलीय पिंड की कक्षा में स्थापित किया जाता है, तो वह उसका क्या होता है, कक्षीय वेग होता है। कक्षीय वेग का जो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो v0 बराबर √g/r होता है। यहाँ पर v0 कक्षीय वेग होता है, और कक्षीय वेग वह जो पलायन वेग में जो रिलेशन पाया जाता है वो पलायन वेग बराबर √2 इंटू v0 होता है। यह कक्षीय वेग व पलायन वेग में रिलेशन संबंध को प्रदर्शित करता है। यदि हमारे पास कक्षीय, इसके बाद देखते हैं कि हम सेंट्रल ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो किसी वस्तु का वह केंद्र जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल हमेशा द्रव्यमान केंद्र पर लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा सतह पर लगता है। द्रव्यमान केंद्र की खोज आर्किमिडीज ने की थी, और जो द्रव्यमान केंद्र से दूरी बढ़ाने पर वस्तु को विस्थापित करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। पीसा की मीनार तिरछी है एवं यह नीचे नहीं गिरती, क्योंकि पीसा की मीनार का द्रव्यमान केंद्र भूमि में दबा हुआ है, जिसके कारण पीसा की मीनार पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। इसलिए पीसा की मीनार तिरछी खड़ी हुई है, क्योंकि जो उसका अधिकतम जो भार है वो जमीन के अंदर धंसा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला बल होता है हमारे पास वो विद्युतीय बल या कूलाम बल होता है। तो यह विद्युतीय बल भी बोल सकते हैं या कूलाम बल। तो जो कूलाम बल होता है यह आवेशित कणों के मध्य लगता है, और जो कूलाम बल होता है यदि हम दो समान आवेश लेते हैं, समान प्रकृति के आवेश लेते हैं, तो उनके मध्य यह एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, तथा असमान जब हम आवेशित कण लेते हैं, जैसे एक धनायन लिया और एक ऋणायन लिया, तो उनके मध्य जो बल लगेगा कूलाम बल, वो आकर्षण प्रकृति का हमारे पास बल लगेगा। तो कूलाम बल आवेशित कण अथवा आवेशित वस्तु के मध्य विद्युतीय बल पाया जाता है। हमने यहाँ पर देखो कि Q1 व Q2 दो आवेश लिए हुए हैं, और तो यह एक समान प्रकृति के यह आवेश नहीं है, यह विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो जो
Q1 द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो Q2 की ओर लगाया जा रहा है, जबकि जो Q2 की और जो बल लगा रहा है वो Q1 की ओर जा रहा है। तो यह एक प्रकार का कैसा बल हो गया हमारे पास, प्रतिकर्षण प्रकृति का हमारे पास ये बल हो गया। तो इनके मध्य जो दूरी है वो हमें r दी हुई है। तो जो कूलाम बल है उसको हम Fe, तो ये जो कूलाम बल होता है यह दोनों जो आवेश लिए जा रहे हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि Q1 व Q2 के मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने Fe समानुपाती Q2 अपन r स्क्वायर, जब हम यहाँ से समानुपाती का नियतांक समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट राशि का चिन्ह लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर के एक कांस्टेंट राशि रख दी है, तो के हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार का कूलाम नियतांक होता है। यहाँ पर जो कूलाम नियतांक का मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ से हम इसका मात्रक और वह बीमा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके जो मात्रक है वह नीचे दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है तथा जो विपरीत आवेश होते हैं धनायन व ऋणायन उनके मध्य आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर करता है कि यहाँ पर हमें कूलाम नियतांक दिया हुआ है तथा के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। और इसका जो मात्रक होता है कूलाम नियतांक का वो न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास जो अगला बल आता है वो चुंबकीय बल आता है, और चुंबकीय बल को हम Fm द्वारा प्रदर्शित करते हैं। m यहाँ पर हमें सब स्क्रिप्ट में दिया हुआ है। तो जो चुंबकीय बल होता है, चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबक का जो बल होता है वो ध्रुवों के मध्य लगता है, और जो समान ध्रुवों के मध्य लगता है वो प्रतिकर्षण बल होता है, तथा जो विपरीत ध्रुवों के मध्य लगता है वो आकर्षण प्रकृति का बल होता है। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा अगला जो बल आता है वो वान डेर वाल बल आता है। और जो वान डेर वाल बल होता है यह वीक फोर्स या कमजोर बल होता है। और जो वान डेर वाल बल होता है यह गैसों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है, जो बहुत ही दुर्बल प्रकृति का होता है। और ये जो बल है वो थोड़े से ताप देने पर ही यह टूट जाता है। तो ये सबसे दुर्बल बंध है जो गैसों के अणुओं, जैसे हमारे पास गैस के अणु हैं यहाँ पर O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, हीलियम तथा HC हाइड्रोजन और कार्बन जो बंध है यह आसानी से टूट जाता है, क्योंकि इनके मध्य जो बल पाया जाता है वो वान डेर वाल बल पाया जाता है, जो थोड़े से ताप देने पर ही टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो अगला बल है नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग फोर्स, यह एक प्रकार का हमारे पास जो होता है यह बहुत ही प्रबल बल होता है। तो परमाणु की जो नाभिक में लगने वाला बल होता है वो नाभिकीय बल कहलाता है। तो परमाणु की जो नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बल पाया जाता है वो नाभिकीय बल होता है। और जो नाभिकीय बल है यह सबसे प्रबल होता है। सबसे कम दूरी पर लगने वाला बल है यह। यदि नाभिकीय बल की यदि बहुत अधिक दूरी होती है इन अणुओं के मध्य, तो इन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह एक प्रकार का क्या होता है नाभिकीय बल। और इसके बाद देखते हैं कि जो इनका जो सबसे अधिक प्रबल प्रकृति का होता है वो हमारे पास नाभिकीय बल होता है। इसके बाद हमारे पास इनका घटता क्रम दिया हुआ है, और जो सबसे कम या वीक फोर्स होता है वो हमारे पास वान डेर वाल बल होता है। इसके बाद हम गति में अगला टॉपिक हमारे जो बल के प्रकार है वो
ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी गति होती है, गति में हमने दूरी, विस्थापन आदि के बारे में देखा था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। तो गति के जो प्रकार है उसमें हम पहला देखते हैं कि गति वृत्ताकार गति। तो ये जो वृत्ताकार गति होती है वो एक वृत्तीय पथ पर होने वाली गति को हम वृत्ताकार गति कहते हैं। और जैसे कोई गति सरल रेखा में होती है तो उसे सरल, और जो आवर्त रूप में होती है उसे आवर्त गति के रूप में कहते हैं। तो हम वृत्ताकार गति के बारे में समझते हैं कि वृत्तीय पथ पर होने वाली गति को हम वृत्ताकार गति कहते हैं। तो वृत्ताकार गति के हम कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पलों से समझते हैं कि ये किस प्रकार हमें दिखाई देती है। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति होती है वो वृत्ताकार गति होती है, तथा उपग्रह की ग्रह के चारों तरफ गति यह वृत्ताकार गति होती है। और जो घड़ी में सुई की जो गति होती है वो भी वृत्तीय रूप में गति करती है, इसलिए वो वृत्ताकार गति में आती है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों तरफ जो गति होती है वह भी वृत्ताकार होती है, क्योंकि जो नाभिक के चारों ओर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो वृत्ताकार आकार में घूमते हैं, इसलिए जो वृत्ताकार गति के अंतर्गत ये सब आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वृत्ताकार गति है वो किसी कोण पर कितने एंगल पर घूमती है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या होती है। कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं तथा चाप को हम एस से तथा त्रिज्या आर। तो हमारे पास जो कोण का जो फॉर्मूला आया है वो चाप बटे त्रिज्या आया हुआ है। तो हम जब किसी वृत्ताकार पथ पर जो गति करते हैं तो हमें कितने कितने डिग्री के कोण से विस्थापन होता है या कितने कोण का हमें मान प्राप्त होता है। तो कोणीय विस्थापन देखते हैं कि यदि पाई रेडियन हम 180 के डिग्री के कोण पर जब कोणीय विस्थापन कर देते हैं तो उसे हम पाई रेडियन बोलते हैं। और यदि हम 300 डिग्री के कोण पर हम जब घूम जाते हैं तो उसे हम 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन ज्ञात करो। हम कुछ क्वेश्चनों से देखते हैं कि कोणीय विस्थापन ज्ञात करते हैं तो हमें, यदि हम वृत्ताकार गति में यदि एक पूर्ण चक्कर पूरा कर लेते हैं तो हमारे पास जो रेडियन में मान निकल के आता है, कोण हमें प्राप्त होता है, वो हमें 2 पाई प्राप्त होता है। या 2 पाई हम यह बोल सकते हैं 360 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होता है। दूसरा देखते हैं कि यदि हम एक अर्ध चक्र जब पूरा करते हैं तो हमारे पास पाई रेडियन प्राप्त होता है या 180 डिग्री का कोणीय विस्थापन हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम 1/4 चक्र पूरा करेंगे वृत्ताकार गति में तो हमारे पास जो कोणीय विस्थापन आएगा वो 90 डिग्री का प्राप्त होगा। हमारे पास जो 1 डिग्री बराबर होता है वो पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन कि 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास 1 डिग्री आता है उसका मान होता है हमारे पास पाई अपॉन 180। यदि हमें 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं तो यदि हम 1 डिग्री की जगह 60 डिग्री कर देते हैं तो यदि हम पाई अपॉन 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो रेडियन में मान निकल के आएगा वो पाई अपॉन 3 रेडियन हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो हम 1 डिग्री बराबर जानते हैं कि पाई अपॉन 180 होता है। यदि हम पाई अपॉन 180 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो इसका रेडियन में मान निकल के आएगा वो पाई अपॉन 6 रेडियन हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो हम जब पाई अपॉन 180 को 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो इसका जो रेडियन में मान निकल के आएगा वो 5/2 रेडियन हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति प्रति सेकंड चक्रों की जो संख्या होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं कि एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं। तो प्रति सेकंड में जो चक्करों की संख्या होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। हमारे पास जो आवृत्ति को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, जो आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो एफ बराबर 1/t होता है। यहाँ पर टी जो दिया हुआ है वो आवर्तकाल होता है। तो जो आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है, यदि हमें आवर्तकाल दिया हुआ है तो हम आवृत्ति का मान निकाल सकते हैं, और यदि आवृत्ति दी हुई है तो उसका आवर्तकाल हम निकाल सकते हैं। यह एक दूसरे के होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है, क्योंकि एफ बराबर 1/t यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है। तो यदि हम टी यहाँ पर आवर्तकाल दिया हुआ है, आवर्तकाल को हम समय में लेते हैं और जो समय की जो बीमा होती है वो हमारे पास सेकंड इनवर्स होती है। तो आवृत्ति का जो एक मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स भी होता है, और जो आवृत्ति की जो बीमा होती है वो m0L0t-1 होती है। हम इसको जो आवृत्ति को है और आवर्तकाल किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहाँ से हम आवृत्ति और आवर्तकाल का मान कैसे ज्ञात करें। तो देखो, हमें दिया हुआ है कि एक पंखा 1800 मिनट प्रति घूर्णन करता है, तो ज्ञात करो कि आवृत्ति और आवर्तकाल का मान हमारे पास कितना आएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर जो पंखा दिया हुआ है वो मिनट प्रति मिनट घूर्णन कर रहा है, तो हम पहले मिनट को पहले सेकंडों में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आवृत्ति की परिभाषा क्या कहती है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। तो हमने मिनट को पहले, एक मिनट बराबर हमें दिया हुआ है कि 1800 घूर्णन करता है एक मिनट में। तो एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड बराबर 1800 घूर्णन। यदि हमें एक सेकंड ज्ञात करनी है कि एक सेकंड में कितने घूर्णन करेगा, तो 1800/60 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एक सेकंड बराबर आ जाएगा 30 घूर्णन करेगा। तो हमारे पास आवृत्ति का मान आ चुका है कि आवृत्ति हम जानते हैं कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। तो एक सेकंड में हमारे पास 30 घूर्णन आया हुआ है, और जो इसका जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है एफ बराबर 1/t। तो एफ बराबर 1/t से हम आवर्तकाल का मान निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास आवर्तकाल का मान निकल आएगा तो टी बराबर 1/f हो जाएगा। एफ का मान हमारे पास दिया हुआ है 30। तो 1/, जब 1/30 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.003 सेकंड। तो हमारे पास आवृत्ति और आवर्तकाल का मान आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल से संबंधित ही कि एक मोटरसाइकिल 1200 प्रति मिनट घूर्णन करता है, तो इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पर जो मोटरसाइकिल की जो घूर्णन गति दी हुई है वो हमें मिनट में दी हुई है। तो हम जब इसको सेकंड में निकाल देते हैं तो हमारे पास जो आवृत्ति आती है वो 20 सेकंड आती है, क्योंकि एक मिनट बराबर हमें दिया हुआ है कि 1200 घूर्णन करती हैं। तो एक मिनट जानते हैं कि उसमें एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो हम यदि 1 सेकंड निकालेंगे तो हमारे पास 1200/60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो एफ बराबर जो हमारे पास आवृत्ति आएगी वो 20 सेकंड हमें प्राप्त होगी। इसके बाद हम आवर्तकाल का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो आवृत्ति का जो सूत्र होता है वो एफ बराबर 1/t होता है। तो टी बराबर 1/, तो टी बराबर
1/20 रख देंगे तो हमारे पास जो इसका मान निकल के आया है वो 0.08 सेकंड निकल के आया है। तो इस प्रकार हम आवृत्ति और आवर्तकाल का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो पहले हमने जो गति में जो सरल साधारण रूप से बात की थी कि वेग, त्वरण और जो बल होते हैं वो क्या होते हैं। तो जिस प्रकार हमारे स्वतंत्र रूप वाले जो वेग होते हैं और त्वरण होता है, उसी प्रकार जब हम वृत्ताकार गति करते हैं तो हम किसी कोण या कोणीय विस्थापन करते हैं तो वहाँ पर हमें कोणीय विस्थापन आएगा, कोणीय दूरी आएगी। तो उसी प्रकार हम कोणीय वेग की परिभाषा देखते हैं कि कोणीय वेग की जो परिभाषा होती है वो क्या कहती है कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। जिस प्रकार तो उसी प्रकार हम कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन अपॉन समय लेते हैं और हम कोणीय विस्थापन को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं तथा जो कोणीय विस्थापन होता है उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और जो समय होता है उसको हम टाइम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो कोणीय वेग का जो हमारे पास मात्रक आता है, चूँकि हम जब भी कोणीय विस्थापन लेते हैं वो हमेशा रेडियन में लेते हैं और जो समय का जो मात्रक लेते हैं वो हम सेकंड में लेते हैं। तो एक चक्कर को पूरा करने में जो कोणीय वेग आता है वो कोणीय वेग बराबर एक चक्कर में कोणीय विस्थापन बटे एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। तो जब हम कोणीय वाली स्थिति पर चलते हैं वृत्ताकार रूप में तो एक चक्कर में जो कोणीय विस्थापन का मान होता है वो हमारे पास 2 पाई होता है तथा एक चक्कर को पूरा करने में हम टी समय ले रहे हैं। तो हमारे पास जो कोणीय वेग का जो मान निकल के आएगा, फॉर्मूला सूत्र निकल के आएगा वो ओमेगा बराबर 2 पाई/टी होता है। इसी प्रकार हम इसको जो कोणीय वेग है और जो कोणीय आवृत्ति होती है उसमें हम रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर हमारे पास 1/T होता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई हमें टी दिया हुआ है तो 1/T को हम F आवृत्ति लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला निकल के आया है वो ओमेगा बराबर 2 पाई/F हमारे पास इसका फॉर्मूला आया है। यदि हमसे कोणीय वेग व कोणीय आवृत्ति में रिलेशन पूछा जाए या क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इस वाले फॉर्मूले से हम कोणीय आवृत्ति व कोणीय वेग का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड कि कोणीय वेग ज्ञात करो। तो घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग ज्ञात करो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओमेगा बराबर 2 पाई/टी होता है तो हमें जो आवर्तकाल या टाइम दिया हुआ है एक चक्कर को पूरा करने में वो सेकंड वाली सुई, चूँकि हम जानते हैं कि सेकंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 पाई/60 बराबर हमारे पास जो इसका मान निकल के आया कोणीय वेग का तो पाई/30 रेडियन सेकंड, इसका सेकंड हमारे पास इसका मान निकल के आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई का कोणीय वेग ज्ञात करो। तो कोणीय वेग का हमारे पास पहले फॉर्मूला देखते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई/टी होता है। यहाँ पर हमें घड़ी की मिनट वाली सुई दी हुई है तो चूंकि हम जानते हैं कि जो मिनट होती है तो 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 पाई/3600 बराबर हमारे पास आया है पाई/1800 रेडियन सेकंड। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप करके देखना। यदि आप पे नहीं आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, हम आपको इसको वापस रिवाइज कर देंगे।
इसमें कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ इसको हम घंटे वाली दी हुई है तो घड़ी में जो घंटे होते हैं वो 12 घंटे होते हैं और जो सेकंड होती है उसको हम 3600 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका मान निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो पृथ्वी की स्वयं की घूर्णन अक्ष का जो कोणीय वेग होता है वो कितना होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है और 24 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो हम उसको 3600 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टी का मान निकल के आ जाएगा। तो जब हमारे पास जो ओमेगा का मान आएगा वो 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन सेकंड इसका मान आएगा। इसके बाद देखते हैं कि जो कोणीय त्वरण क्या होता है और जो कोणीय त्वरण होता है उसको हम एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और जो कोणीय त्वरण होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है, इसलिए जो सदिश राशि होती है उसको हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग अपॉन कोणीय समय होता है। तो एल्फा वेक्टर बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोणीय त्वरण से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हम कोणीय त्वरण का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो 2400 घूर्णन प्रति मिनट से गतिशील पहिए को 10 सेकंड में प्रकार घूर्णन करवाया जाता है कि उसके घूर्णन 3600 प्रति मिनट हो जाए तो ज्ञात करो। तो हमें इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रारंभिक आवृत्ति और अंतिम आवृत्ति कितनी होगी और प्रारंभिक आवर्तकाल तथा अंतिम आवर्तकाल कितना होगा और कोणीय वेग में परिवर्तन और कोणीय त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी जब घूर्णन करती है तो उसकी हम आवृत्ति कैसे निकालते हैं, तो प्रति सेकंड जो चक्रों की संख्या निकालते हैं उसको हम आवृत्ति कहते हैं तथा आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है या प्रतिलोम होती है। तो इसमें देखते हैं कि जो इसकी प्रारंभिक आवृत्ति दी हुई है वो 1 मिनट बराबर हमें 2400 दिया हुआ है। तो हम 60 सेकंड बराबर 2400 रखेंगे तो हमारे पास जो एफ का मान निकल के आएगा वो हमारे पास 40 हर्ट्ज आवृत्ति निकल के आएगी। जबकि जो अंतिम हमें जो आवृत्ति दी हुई है वो 1 मिनट बराबर 3600 दिया हुआ है, 3600 सेकेंड, और जो हम 60 सेकेंड बराबर 3600। तो एफ बराबर हमारे पास जो आया है अंतिम आवृत्ति वो हमारे पास आई है 60 हर्ट्ज। इसके बाद हम देखते हैं कि आवर्तकाल। तो आवर्तकाल हम आवृत्ति का व्युत्क्रम लेते हैं। तो टी आई जो हमारा प्रारंभिक आवर्तकाल होता है तो टी आई बराबर 1/f(i). तो हमने हमारे पास जो प्रारंभिक आवृत्ति आई हुई है वो 40 हर्ट्ज आई है, तो 1/, हम 40 रखेंगे तो हमारे पास जो इसका मान निकल के आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आवर्तकाल हो जाएगा। इसी प्रकार हम जो अंतिम आवर्तकाल है उसका मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो अंतिम आवृत्ति दी हुई है वो 60 हर्ट्ज दी हुई है। तो टी एफ बराबर 1/60 सेकंड इसका जो अंतिम आवर्तकाल आ जाएगा। अगला जो हमें दिया हुआ है कि आवृत्ति कोणीय वेग व कोणीय त्वरण में रिलेशन निकालिए। तो ओमेगा आई बराबर 2πf(i) जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और जो ओमेगा आई बराबर 2πf(i) का मान हमें 40 दिया हुआ है। तो जो हमारे पास जो कोणीय वेग आया है उसका मान हमारे पास आया है 80π। इसी प्रकार इसका अंतिम जो
कोणीय वेग दिया हुआ है तो हम यहाँ पर इसका आवृत्ति का मान रख के कोणीय जो वेग है उसका मान निकाल सकते हैं। तो जो कोणीय वेग में हमारे पास जो परिवर्तन हुआ है वो हम अंतिम और प्रारंभिक जब कर देते हैं तो DW बराबर 120 पाई माइनस 80 पाई कर देंगे तो हमारे पास जो इसका परिवर्तन आया कोणीय वेग में वो 40 पाई आया हुआ है। इसके बाद जो हमसे पूछा गया है कि कोणीय त्वरण एल्फा बराबर ज्ञात करो, तो हमारे पास जो इसका जो परिवर्तन आया है वो DW बराबर 40 आया है और जो समय दिया हुआ है वो 10 सेकंड। तो जो एल्फा बराबर हमारे पास एल्फा वेक्टर बराबर जो हमारे पास जो मान आया है वो 4 रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर आया है। इसके बाद हम आवर्त गति के बारे में देखते हैं कि हमने जब इसमें वृत्ताकार गति के बारे में बात की, वृत्ताकार गति में ही हमारे जो कोणीय वेग और कोणीय त्वरण आए थे। इसके बाद हम आवर्त गति देखते हैं कि आवर्त गति होती क्या है। यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल या निश्चित पथ का अनुसरण करे उसे आवर्त गति कहते हैं। इसको हम आवर्त गति को उदाहरण से एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि जो पेंडुलम की गति होती है वो पेंडुलम की गति एक निश्चित समय अंतराल व निश्चित पथ का अनुसरण करती है। तो जो पेंडुलम की गति होती है वो आवर्त गति होती है। इसके बाद अगला इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जो स्प्रिंग की गति और झूले की जो गति होती है यह भी क्या होती है, एक आवर्त गति होती है। जो स्प्रिंग की गति और झूले की गति एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ का अनुसरण करती है। इसके बाद जो यू आकार की जो नलिका की गति होती है या द्रव की जो गति होती है उसमें वो भी एक प्रकार की आवर्त गति होती है। आवर्त गति निश्चित पथ व निश्चित समय अंतराल के दौरान दोहराई जाती है, वो आवर्त गति होती है। इसके बाद देखते हैं कि हम सरल आवर्त गति क्या होती है। तो यदि आवर्त गति सरल रेखीय पथ में हो तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। तो सरल आवर्त गति होती तो एक प्रकार की आवर्त गति है, लेकिन उसमें जो निश्चित समय अंतराल है वो नहीं होता है, तो ये रेखीय पथ जो होता है वो अनंत तक चलता रहता है। आवर्तकाल के बारे में हमने देख लिया था कि निश्चित पथ को अनुसरण करने में जो लगा समय होता है वो आवर्तकाल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पेंडुलम की गति होती है और जो सरल लोलक की गति होती है या झूले की गति होती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो T बराबर 2π√L/g होता है। तो T हमारे पास जो आवर्तकाल दिया हुआ है और जो L है हमारे पास सरल लोलक की लंबाई दी हुई है और G होता है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। जो आवर्तकाल है यह लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि हम सरल लोलक की या झूले की या पेंडुलम की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल का मान भी बढ़ेगा, और यदि हमें जो गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि अधिक दिया हुआ है तो हमारे पास जो आवर्तकाल का मान प्राप्त होगा वो हमें कम प्राप्त होगा। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है, 1 डिग्री या 1 विमीय गति या द्विविमीय या त्रिविमीय। तो जो ये गति होती है वो तल के सापेक्ष होती है। जो 1 विमीय जो वाली गति होती है वो सिर्फ एक ही दिशा में हमें दिखाई देगी, जबकि जो 2 डिग्री या द्विविमीय गति होती है यह x व y 2 अक्षों में संपन्न होती है, जबकि जो त्रिविमीय जो गति होती है वो x y व z दिशा में दिखाई देती है। तो समय के सापेक्ष केवल एक निर्देशांक बदलते हैं तो वो 1 विमीय गति होती है, और जो सरल रेखीय पथ में होती है वो 1 विमीय गति होती है, क्योंकि उसमें एक ही निर्देशांक अक्ष परिवर्तित होता है।
जबकि समय के सापेक्ष दो निर्देशांक बदले या वृत्ताकार पथ में होने वाली जो गति होती है वो 2 डिग्री होती है या द्विविमीय गति होती है। 3 डिग्री समय के सापेक्ष 3 निर्देशांक बदले तो वो 3 डिग्री में आती है, और जो मुक्त आकाश में होने वाली गति या पतंग की जो गति होती है या पक्षी के उड़ने की जो गति होती है वो 3 डिग्री में आती है। इसी प्रकार हम जो अगला है हमारे पास जो स्प्रिंग की गति है वो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो T बराबर 2π√m/k होता है। यहाँ पर जो m दिया हुआ है वो m द्रव्यमान होता है जो तथा k इसमें स्प्रिंग का नियतांक होता है। अंतरिक्ष में जो परमाणु घड़ी अथवा स्प्रिंग घड़ियों का उपयोग किया जाता है तो जो आवर्तकाल होता है स्प्रिंग की गति में वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा जो स्प्रिंग का नियतांक होता है उसके यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है, और यदि आप सभी को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हम जब ये टॉपिक हमारा जब ख़त्म हो जाएगा तो इस टॉपिक से मोशन वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।